आज मैं आपको बताने वाला हूँ NCERT एग्जाम्पलर फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। एंड चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे ये वीडियो का आपका पार्ट 4 रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा विथ आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 to 36। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Which among the following alloy contain mercury as one of its constituents? मैं दो चीज़ों को बताना चाहूँगा। एक तो है यहाँ पे मर्क्यूरी, एक सेकेंड वन जो है वो कंस्टिट्यूएंट हो सकता है। आपने कंस्टिट्यूएंट वर्ड पहली बार सुना हो। मर्क्यूरी वर्ड का मतलब है कि इसमें जो है Hg है ना, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg। एंड कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कि पार्टिकल्स, पार्टिसिपेंट्स, यानी अगर किसी अलॉय को हम बनाते हैं तो अलॉय को प्रिपेयर करने के लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। बट अगर ऐसा पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा अलॉय ऐसा है जिसका एक कंस्टिट्यूएंट, एक पार्टिकल जो होता है वो आपका मर्क्यूरी होता है, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन में है स्टेनलेस स्टील, एल्निको, थर्ड वन है सोल्डर एंड फोर्थ वन है जिंक अमालगम। तो ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, अमालगम। जब भी आपको ये वर्ड कहीं पे दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंस्टिट्यूएंट्स में आपके मर्क्यूरी प्रेजेंट है अलॉय के अंदर। जब भी अगर जिंक के साथ में हम मर्क्यूरी मिक्स करते हैं तो हम बोलेंगे उसको जिंक अमालगम। कॉपर के साथ में मिक्स होता है तो कभी कॉपर अमालगम भी हो सकता है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जिंक अमालगम। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, है ना। एक्स एंड वाई दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड जिसका नाम है जेड। एक्स क्या है? लूजेज इलेक्ट्रॉन। तो एक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। वाई जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई जेड, है ना। तो जब भी आपको प्रॉपर्टीज़ की बारे में डिस्कशन करनी है जेड की, तो आपको जानना रहेगा कि एक्स और वाई क्या चीज़ है ना। अगर एक्स वाई की अगर आपको अच्छे से पता चल गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जेड जो कंपाउंड है वो किस टाइप का कंपाउंड बनेगा आपका। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, विच इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रॉन लूजर है। इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं ना उनको हम बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स, ठीक है, नाम याद रखना आप। एंड इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला कंस्टिट्यूएंट है वो है वाई एंड इट इज़ नॉन मेटल। ये क्या रहने वाला है? नॉन मेटल। और आपको याद होगा कि जब भी मेटल और नॉन मेटल के मिलने से कोई कंपाउंड क्रिएट होता है तो वो होता है आपका आयनिक कंपाउंड। तो अगर आपने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, बेसिक प्रॉपर्टीज़, तो आई थिंक आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई साहब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उसमें आयनिक मोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। एक पॉजिटिव है, दूसरा हाईली नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा। और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा तो अगर आपको स्टेट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसको मेल्ट कराना है, तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। क्या क्वेश्चन में पूछा है? नॉट शोन बाई जेड, है ना। जो इनकरेक्ट है वो हमें आंसर करना है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका वो इनकरेक्ट है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो हाँ, आयनिक कंपाउंड की हमेशा से एक आदत रही है। जो फॉर एग्जांपल आप NaCl को ही ले लो, सॉलिड फॉर्म में कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट जैसे ही आप NaCl को, नॉर्मल कॉमन सॉल्ट को, जब भी आप पानी में मिक्स करते हो तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो स्टेटमेंट भी सही है। अकर्स एज ए सॉलिड स्टेट, यस, बिकॉज ड्यू टू द हायर मोलिकुलर अट्रैक्शन जो उनका स्टेट होता है वो होता है सॉलिड। ओके, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता तो ये इनकरेक्ट होने की वजह से ये जो है आपका वो राइट आंसर रहने वाला है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट X, Y एंड Z आर X28, Y287 एंड Z है आपका 282। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये क्या है, ऑप्शन में है x इज़ मेटल, y इज़ मेटल, z इज़ नॉन मेटल, x इज़ अ नॉन मेटल एंड z इज़ मेटल, तो अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो तो मैं सबसे पहले एक मेन फार्मूला आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कैसे पता करें कि कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो मेटल है कि नॉन मेटल है या फिर क्या है। जब भी आपको बाहर की ऑर्बिट में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो मेटल है। आपको 1, 2, 3 एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दिख रहे हैं किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एलिमेंट में, तो फिर वो क्या है, मेटल है। सेम एज इट इज़ अगर आपको 5, 6 एंड 7 ये तीनों कंस्टिट्यूएंट कहीं पे दिख जाएं, ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर में ये नंबर दिख जाएं, तो फिर समझ जाना है कि वो क्या है, नॉन मेटल। देख लेते हैं क्या बोला है, x इज़ मेटल, तो x की कंस्टिट्यूएंट क्या है, 2 और 8 है, तो 8 तो आता नहीं है 1, 2, 3 में, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्या है, इनकरेक्ट होगा। क्या है नेक्स्ट वन की y इज़ मेटल, y मतलब क्या है, 2 और 8 7, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, बट ऑप्शन में क्या है, मेटल, तो फिर ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। z इज़ मेटल, 2, 8, 2, यस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल की तरफ में है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट सही होगा। y इज़ नॉन मेटल एंड z इज़ मेटल, तो y जो है वो नॉन मेटल है और z है वो मेटल है। सॉरी, यहाँ पे नॉन मेटल लिखा है तो ये इनकरेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या है, y इज़ नॉन मेटल, तो y क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक नॉन मेटल होगा, सही है। इसके बाद में z इज़ मेटल, तो हाँ z मेटल होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो उसमें वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे जो आपका एक्यूरेट सेंटेंस होगा इस क्वेश्चन का वो होगा क्वेश्चन आंसर नंबर डी, है ना, y इज़ नॉन मेटल एंड z इज़ अ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ऑल्दो मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हमेशा के लिए आपको याद रहना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, और आंसर है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, आंसर इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, ये आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट वन है 32। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ज़्यादातर जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, बट क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे खासे ढंग से कंडक्ट कर सकता है। तो आपका आंसर जो है देख लेते हैं, ऑप्शन में डायमंड है, ग्रेफाइट है, सल्फर है एंड फुलरिन है। तो क्या हो सकता है राइट आंसर, यस, ग्रेफाइट इज़ अ करेक्ट आंसर, बिकॉज ग्रेफाइट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, और कार्बन के अंदर कार्बन जो है आपका वो क्या है, नॉन मेटल है, बट फिर भी ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बिकॉज वो आपका जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है ना। नेक्स्ट वन है आपका 33। इलेक्ट्रिकल वायर हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल एंड द मटीरियल जनरली यूज्ड इज़, है ना। तो आपका जो क्या है, एक इंसुलेटिंग वायर, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक जो आपको कवरिंग दिखने को मिलती है, तो पूछा है कि वो कवरिंग किसकी बनी होती है और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। सल्फर, ग्रेफाइट, तो ये दोनों में तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, बिकॉज सल्फर एक नॉन मेटल है और वो गैसियस स्टेट में ज़्यादातर पाया जाएगा आपका, और जो ग्रेफाइट है वो एक मेटल है, तो वो मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो नॉन मेटल ही, एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन है वो, है ना। तो बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो अगर वायर के ऊपर हमने लगा दिया तो झटके आपको अच्छे खासे मिलेंगे। तो पीवीसी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कार्बन, ब्रोमाइन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इसका आंसर भी आपको याद रखना रहेगा कि राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्रोमाइन, है ना। ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर में। मेरा एक क्वेश्चन आप सबके लिए रहेगा कि कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको पता है देन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। ओके, अगर आंसर सही होगा देन मैं उसको लाइक कर दूंगा, तो आप समझ जाना, ठीक है। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन फॉलो कर सकता है। तो आपको केमिकल इक्वेशन ऑप्शन में देख के पता चल गया होगा कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइप की एक रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन में आपको हमेशा याद रखना है कि जो हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, बट हाँ रिएक्टिविटी उसकी बहुत हाई होनी चाहिए, अगर हाई नहीं हुआ तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला है आपका मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आयरन, सेकेंड है जिंक सल्फेट प्लस आयरन, थर्ड है आपका मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेड एंड फोर्थ है आपका कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, बिकॉज कॉपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है और आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को वो डिस्प्लेस करके बनाएगा आपका आयरन सल्फेट एंड कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें एक खास बात है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, और वो खास बात ये है कि जब भी कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करेगा तो उसका कलर चेंज होगा ब्लू से ग्रीन में, बिकॉज कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, और जब वो आफ्टर द रिएक्शन जब आपका वो प्रोडक्ट बनेगा जो कि होगा आयरन सल्फेट, उसका कलर होगा ग्रीन। तो अगर ब्लू से लाइट ग्रीन में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि आयरन सल्फेट बनना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, है ना। तो ये इसमें ये फिगर वाइज क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने अगर समझा है तो इसमें आपको एनोड और कैथोड ध्यान रखना है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट लिया है उसको ध्यान रखना है, उसके चार्ज को ध्यान रखना है ना। तो थोड़ा सा सोच लो, फिर मैं उसका बताता हूँ राइट आंसर क्या होगा। अब ये जो 36 क्वेश्चन होंगे ये आपके फिनिश हो चुके हैं। अभी से जो इसमें स्टार्ट होगा मेटल और नॉन मेटल में, वो हो गए आपके 1 मार्क क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अगर डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो तुम। ठीक है, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिकॉज बी के करेक्ट होने की 2 वजह है। यहाँ पे अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो कॉपर एनोड में से रिलीज हो रहा है एंड कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा है, और यही तो हमें चाहिए था, है ना। एनोड की जो चार्ज होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और कैथोड का चार्ज होता है नेगेटिव। कॉपर इज अ मेटल, अगर मेटल है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ में, और एनोड के वो ऊपर से कॉपर जो है वो आपका रिलीज होगा, बिकॉज एनोड भी पॉजिटिव है कॉपर भी पॉजिटिव है, तो एनोड पर से कॉपर रिलीज होके कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक की रिफाइनिंग की प्रोसेस है वो ऐसे ही काम करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो। सो आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इस वीडियो का जो पार्ट 5 बनने वाला है उसको चेकआउट ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आपको पता ही है कहाँ रखना है आपके क्वेश्चंस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।